हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम वैशाली है। मेरी शादी ऐसे घर में हुई जहां मेरा पति विदेश में रहता था। इसी कारण सबको लगा कि मेरी किस्मत खुल गई है, क्योंकि मुझे प्रदेश में रहने वाला पति मिला है। डीलें आएंगी, तोहफे आएंगे और ज़िंदगी आराम से कटेगी। ऐसा सोचकर मेरे घर वाले बहुत निश्चित हो गए थे, खासकर मेरी माँ, जो अक्सर मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहती थी, तेरी किस्मत ऊपर से ही चमक गई है, जो तुझे प्रदेश जाने वाला लड़का मिला है। मैं खामोश रहती थी, मुस्कुरा देती थी, पर मन में जो बेचैनी थी वो किसी से कह नहीं पाई। जब विदाई का समय आया तो दिल अंदर से थोड़ा डर गया था। पाँव दहलीज पर रखते हुए कांप से गए थे। नए घर का माहौल कुछ अजीब सा था। एक उदासी सी थी, एक गहरा सन्नाटा, जैसे कोई उत्सव नहीं बल्कि कोई डरावनी शुरुआत हो। मेरे पति ने फ़ोन पर 2-4 हल्की बातें ही की थी, ठीक से पहुंच गई हो, और माँ ने कहा था अब इसे स्वीकार करो। लेकिन असली सच्चाई तो तब सामने आई जब मैंने अपनी नंदों को देखा। 5 लड़कियां थीं, कोई मुझसे छोटी, कोई मेरी ही उम्र की। सबकी आंखों में एक अजीब सा डर था, जैसे बरसों से रोशनी नहीं देखी हो। जब पहली बार मेरी अपनी नंदों से भेंट हुई तो वे कुछ नहीं बोल रही थी, बस आंखें झुकाकर चुपचाप बैठी थी, जैसे बोलने की इजाज़त ही न हो। मेरे मन में सवाल उठा कि इन सब के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ है। मेरी सास ने मेरा इनसे कोई औपचारिक परिचय नहीं करवाया, बस इतना कहा, ये मेरी बेटियां हैं, हमेशा काम में लगी रहती है, ज़्यादा समय नहीं होता। मेरी सास का स्वभाव कुछ कटु था, उनके शब्दों में कभी मिठास महसूस नहीं हुई। हर बात में कोई न कोई तंज होता था, हर निर्णय में उनकी मनमानी चलती थी। शादी के 1 हफ्ते बाद ही मेरे पति जब वापस विदेश लौट गए तो ऐसा लगा जैसे किसी ने अकेलेपन की खबर मेरे सिर पर पटक दी हो। और फिर मेरी सास ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, अब तू इस घर की बड़ी बहू है, तुझे अपने पति की बहनों की शादियां करवानी है और पूरे घर की जिम्मेदारी भी संभालनी है। घर की जिम्मेदारियां लेना तो ठीक था, लेकिन शादियां करवाना मेरे लिए एक झटका था। जब मैंने कहा कि मैं शादियां करवा दूंगी तो सासू माँ ने हाँ कहकर कहा कि तुम ही अच्छे रिश्ते देखोगी, तुम्हारे चेहरे से किस्मत खुलती है। उनकी आंखों में जो चमक थी वो मुझे बेचैन कर गई। ये सब मेरे लिए सामान्य नहीं था। मेरी सास दिन में कई बार कहती थी कि बहू वही जो घर बसाना जानती हो, और मैं हर बार यही सोचती थी कि ये मेरा कर्तव्य है, लेकिन किसी और की परेशानी से मेरा कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। पहली बार जब बड़ी ननंद के लिए रिश्ता आया तो मेरी सास ने मुझे कमरे में बुलाकर कहा, जल्दी से तैयार हो जा, वही हरी साड़ी पहनना, और हाँ, बाल खुले रखना, थोड़ा मेकअप भी कर लेना ताकि तू अच्छे से दिखे, घर की बहू लगनी चाहिए। मैंने कहा, मैं तैयार हूँ माँ जी। तो उन्होंने कहा, अरे बस तू तैयार हो जा, बाकी सब मैं देख लूँगी। वो खुद शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को संवार रही थी। मेरे दिल में ढेर सारे सवाल थे, लेकिन बोलने की इजाज़त जैसे नहीं थी। जब रिश्ता आया तो मुझे ही कमरे में बुलाया गया, जैसे मैं ही लड़की हूँ। सबकी नज़रें मुझ पर ही ठहर गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। एक औरत ने कहा, ये तो बहुत प्यारी है। मेरी सास ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, बड़ी लाड से पाली है इसे। ये सुनकर मेरे कान जैसे सुन हो गए। बड़ी लाड से पाली है इसे, मतलब क्या? ये रिश्ता तो मेरी ननद के लिए आया है, फिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? बात आगे बढ़ती रही। रिश्ता पक्का हो गया और कुछ ही हफ्तों में शादी की तारीख भी तय कर दी गई। मैं आश्चर्यचकित और परेशान बस सब कुछ देखती रही। और फिर जिस दिन विदाई हुई उस दिन वो लड़की तो गई, पर रिश्ता मेरे चेहरे पर तय हुआ था। मैंने अपने पति को फ़ोन किया और कहा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। उन्होंने कहा, बोलो क्या बात है? मैंने कहा, यहाँ बहुत अजीब अजीब बातें हो रही है। उन्होंने कहा, क्या मतलब अजीब बातें? मैंने कहा, आपकी मम्मी रिश्तेदारों के सामने मुझे बिठाती है, फिर अपनी बेटी के नाम से रिश्ता तय करती है। वो सब चुप हैं। तब उन्होंने कहना शुरू किया, देखो माँ, जो कर रही है वो सब सही है, उन्हें सब पता है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए ही अच्छा कर रही है। मैं हैरान रह गई। मेरे लिए मेरे अधिकारों के साथ ये झूठ, ये धोखा कैसे सही हो सकता है? मेरे पति ने कहा, तुम अभी बहुत छोटी हो, दुनिया की समझ नहीं है तुम्हें, और इतना कहकर फ़ोन काट दिया। मैं देर तक मोबाइल की स्क्रीन को देखती रह गई। अब मेरे पास न आवाज़ थी न अधिकार। और उसी रात मेरी सास मेरे कमरे में आई और बोली, देख, तेरी 3 नंदे हैं, सबकी शादी करवानी है। अगर तू नहीं करेगी तो किसी और को तेरी जगह लाना पड़ेगा, इसलिए त्याग कर, चुपचाप अपना काम कर। मैंने कहा, मम्मी जी, पर यह सब झूठ है, किसी की ज़िंदगी का सवाल है। उन्होंने कहा, झूठ सच हम तुमसे ज़्यादा जानते हैं, तुम बस वही करो जो कहा जाए। कुछ ही दिन बाद जब मेरी दूसरी नंद के लिए रिश्ता आया तो मेरी सास ने पूरे एल्बम में से मेरी तस्वीर निकाली और बोली, ये रिश्ता तुझे दिखाकर तय करेंगे, तू साफ सुथरी दिखती है, तुझे देखकर ही तो हमारे घर रिश्ते आते हैं, तेरा चेहरा बहुत मीठा है। मैं
मैंने नजरें नीची कर ली। कभी जिस पहचान पर मुझे गर्व था, अब वही पहचान किसी और के नाम की हो गई थी। कभी कभी मेरी नींद टूटती तो पाती कि मेरी कोई ननद मेरे पास बैठी होती। एक बार धीरे से बोली, भाभी माफ़ कर देना, ये सब हम नहीं चाहते थे, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। मैंने कहा, तो तुम सब चुप क्यों हो? अपने हक के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते? मेरी ननद की आंखों में आंसू आ गए। दूसरे नंबर की ननद का नाम शारदा था। उसने जवाब दिया, भाभी, क्योंकि माँ से कोई जीत नहीं सकता। तब मुझे लगा कि सचमुच यहाँ सच्चाई कमज़ोर है और झूठ एक मजबूत किला जिसमें मैं कैद हूँ। मैं एक ऐसा चेहरा बन चुकी हूँ जिसे केवल किसी और के नाम पर जीत हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। समझ नहीं आता था कि मेरी सासू माँ ये सब क्यों कर रही है। मेरी सास दिन भर मेरा फर्ज गिनवाती रहती थी और साथ ही कहती कि अब मेरी नंदों के रिश्तों की तैयारी मुझे करनी है। मेरी बेटियां बहुत बोली है, उनके व्यवहार का ध्यान रखना, दिल पर मत लेना, वो कहती और फिर उसी सख्ती से मुझसे बात करती। लेकिन जब भी मैं अपनी नंदों के करीब जाने की कोशिश करती, या तो मेरी सास बीच में आ जाती या फिर मेरी नंदें ही नज़रें चुरा लेती, जैसे उनके अंदर किसी भय का पत्थर जड़ गया हो। एक दिन जब मैं दोपहर का खाना लेकर गई, शारदा ने चुपचाप मेरे हाथ से थाली ली और अंदर जाने लगी। मैंने कहा, शारदा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। वो एक पल को रुकी, मेरी ओर देखा और धीरे से बोली, भाभी, बात करना मना है। मैंने चौंक कर पूछा, क्यों? किसने मना किया? उसने कहा, माँ ने। उन्होंने कहा है कि हम सिर्फ काम की बातें करें, बेकार की नहीं। उसकी बात सुनकर मैं अवाक रह गई। क्या अपनी भाभी से बात करने के लिए भी इजाज़त चाहिए? आखिर ये कैसा घर है जहाँ खामोशी ही कानून है? कुछ दिन बाद मेरी सास ने कहा, रिश्ता आ रहा है, टेबल पर अच्छा नाश्ता तैयार कर, और हाँ, नाश्ता भी तू ही परोसेगी, तैयार हो जा। मैंने हैरान होकर कहा, मैं? उन्होंने कहा, हाँ, तेरा चेहरा देखा है ना, उन्होंने तेरी ही फोटो भेजी थी, लोग तुझे देखकर ही रिश्ता तय करते हैं, अब तू हमारी जमानत है। मैं चुपचाप चाय बनाने लगी और हर बात में सिर हिलाकर एक आदर्श बहू की तरह सासू माँ की बात मानती रही। शाम को रिश्तेदार आए, बात चली और फिर वो चले गए। इसके बाद मेरी सास और छोटी नंद महक मुझे साथ लेकर बैठी। सासू माँ ने कहा, कल बाजार जाना है, शारदा की कुछ तैयारियां करनी है, तू भी साथ चलेगी। बाजार में सारी खरीदारी मुझसे करवाई गई। मेरी ननद की साड़ी, चूड़ियाँ, सैंडल, सब कुछ मैंने अपनी पसंद से खरीदा और मेरी सास मुझे हर दुकान पर आगे करती रही। दुकानदार भी हैरान रह गया। उसने कहा, बहू अपनी बेटी के लिए खरीदारी कर रही है। मेरी सास ने हंसते हुए कहा, यह तो हमारी असली बेटी है, बाकी तो बस शौक से पैदा हो गई। यह शब्द मेरे दिल में किसी तीर की तरह चुभ गए, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं कह सकी। वापसी की गाड़ी में फिर मेरी ननद सो गई और मेरी सास मुझसे शादी की तैयारियों की लिस्ट बनवाने लगी। किसे बुलाना है, खाने का इंतजाम कहाँ होगा, मेहमानों के लिए बिस्तर कहाँ लगेंगे। उस रात मेरी सास ने कहा, कल फोटो खिंचवानी है, तू कमरा सजा दे और ध्यान रहे उसमें तू खड़ी न दिखे, क्यों कोई तुझे न देखे फोटो में। तस्वीरों में मैंने अपने ननद को दुल्हन की तरह तैयार किया। वो खुश नहीं थी, लेकिन चुप जरूर थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी नमी थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो लेकिन वह कह नहीं पा रही हो। 2 दिन बाद मेहमान फिर से आए, रिश्ता तय हुआ और फिर 1 हफ्ते बाद शादी भी हो गई। जब मेरी ननद विदा हुई तो मेरी सास ने मुझे इशारे से भेजा और कहा, ये तो हमारे हाथ का काम था, तू बस दुआ कर। रात में जब सारे मेहमान जा चुके थे, मेरी सास ने फिर मुझे बुलाया और बोली, तेरे चेहरे में कितनी यादें हैं, अब तेरी छोटी ननद महक का रिश्ता भी तय हो गया है, बस अब वही बची है। मैंने धीरे से कहा, पर मम्मी जी, तो उन्होंने कहा, बस अब ज़्यादा मत सोच, तुझे इसलिए रखा गया है ताकि तू अपनी नंदों का सहारा बन सके। अगले दिन जब मैं महक की बातों को फ़ोन पर सुन रही थी तो उसने किसी से कहा, मुझे नहीं जाना, लेकिन माँ कहती है कि तुम्हारे पापा की आत्मा को शांति मिलेगी। तब मुझे समझ आया कि इस घर में कोई मायने नहीं रखता, यहाँ सिर्फ फ़र्ज होते हैं जिनमें मासूमों को झोंक दिया जाता है। मैंने महक से पूछा, तू इस शादी के लिए तैयार है? तो उसने सिर्फ इतना कहा, क्या आप तैयार हैं भाभी? उसके इन शब्दों से मेरी सारी बेबसी को उजागर कर दिया। फिर मेरी सास ने मुझे बुलाकर कहा, महक का रिश्ता अगले महीने है, इस बार और अच्छे से तैयार होना, ये आखिरी बार है, इसके बाद सब निश्चित हो जाएंगे। लेकिन मुझे पता था कि ये निश्चितता एक गलत परिणाम है। मैंने सारी तैयारियां दिल से की, लेकिन मन ही मन गिनती करती रही कि कब मेरा पति लौटेगा। हर दिन एक नया रिश्ता, एक नई झूठी मुस्कान, एक नया झूठ, और मैं सिर्फ एक चेहरा बनकर सब कुछ सहती रही। सुबह के सन्नाटे में जब मैं रसोई में चाय बना रही थी, सासू माँ ने मुझे आवाज़ दी और कहा, मेहमान आ रही हैं, थोड़ा तैयार हो जा और वही नीली साड़ी पहन लेना जो पिछली बार पहनी थी। मैंने चुपचाप सिर हिला दिया। अब इन तैयारियों का कारण पूछने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैं जानती थी कि एक और तमाशा तैयार है और मैं फिर उसका हिस्सा हूँ। बस एक फ़र्क होता था
वो ये कि हर बार ननद का नाम बदल जाता था। कमरे में जाकर मैंने वही नीली साड़ी निकाली और पहन ली, बाल खुले छोड़े और हल्का सा मेकअप करके आईने में देखा। वो चेहरा अब मेरा नहीं था, वो अब किसी और की पहचान बन चुका था। जैसे ही नीचे आई मेरी सासू माँ ने तुरंत मुझे सोफे पर इशारे से बैठाया और बोली, यहीं बैठो, आज बहुत खास लोग आ रहे हैं। हल्की मुस्कान के साथ बात करना, लड़के वाले आए, वही मामूली बातें, चाय नाश्ता गया और सबकी नज़रें मेरे चेहरे पर ही थी। एक औरत ने कहा, बहुत प्यारी लड़की है, सच में बहुत सुंदर है, इसकी हाव भाव और शराफत से इसकी परवरिश का अंदाजा लग रहा है। मेरी सासू माँ ने गर्व से जवाब दिया, हमारी सबसे छोटी बेटी है, सबसे प्यारी, माँ बाप की आंखों का तारा। मैंने सिर झुका लिया, जुबान बंद थी, दिल में बेचैनी हो रही थी। ये रिश्ता भी तय हो गया, अगले हफ्ते की तारीख भी तय कर दी गई, लेकिन बात वही नहीं रुकी। वही लोग फिर से आए और मेरी जगह मेरी ननद को सामने लाया गया। नई तस्वीर, नया परिचय, पर रिश्ता उसी चेहरे पर तय था जो मेरा था। विदाई की तैयारियां भी वही रही, किरदार भी मेरा वही रहा। शॉपिंग, खाने पीने का इंतजाम, मेहमानों की खातिरदारी, सब कुछ मैंने दिल से किया। पर बहू से ज़्यादा मैं 3 नंदों से ऊपर हो चुकी थी। किसी ने कहा, आपकी बेटियों की कामयाबी का राज क्या है? मेरी सासू मुस्कुराकर बोली, इसका होना ही सबसे बड़ा कारण है। कुछ तो बहुत अलग था उस दिन जब मेरी ननद की शादी की तस्वीर खिंचवाई जा रही थी। फोटोग्राफर ने कहा, मैडम आप भी साथ खड़ी हो जाइए, आप भी परिवार के। मेरी सास ने तुरंत बोल दिया, नहीं, बहू की तबीयत ठीक नहीं है, वो अभी आराम कर रही है। उस पल को मैंने नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन उनके शब्द दिल को चीर गई। उस दिन पहली बार महसूस हुआ कि मैं अब सिर्फ एक गौण पात्र बन चुकी हूँ, जैसे किसी की लिखी स्क्रिप्ट में वो किरदार जो अपने संवाद नहीं बदल सकता। एक दिन जब मैं बाजार गई तो एक जान पहचान वाली बुजुर्ग महिला बोली। उन्होंने चुपचाप पूछा, अरे सुना है तुम्हारी छोटी ननद की शादी हो गई, तस्वीर में तो तुम बहुत सुंदर लग रही थी। मैं चौंक गई, हल्की मुस्कान दी और कहा, नहीं, वो मेरी ननद थी। वो हैरान हो गई, पर तुम्हारी सास ने बताया था कि वो तुम्हारी शादी की तस्वीर है। मैंने तुरंत बात बदलते हुए कहा, अरे नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, सब ठीक है, सब ठीक है ना वहाँ? उन्होंने कहा, हाँ बहन, सब ठीक है। जब मैं घर लौटी तो माँ से कहा, आज बाजार में मनीषा मिली थी, वो मेरी शादी की तस्वीर के बारे में पूछ रही थी। मेरी सास ने ठंडी आवाज़ में कहा, तू बस चुप रहना सीख, दुनिया को सुकून तभी मिलेगा। मुझे पता है मैंने ये सब कितनी मुश्किल से किया है। मैंने पलट कर जवाब दिया, ये सब झूठ है। उन्होंने कहा, तू सच नहीं समझेगी, तुझे वही करना है जो मैं कहती हूँ। उनकी आवाज़ में गुस्सा नहीं था, बस एक ठंडापन था जिसमें कोई गुंजाइश नहीं बची थी। कुछ दिन बाद मैंने अपनी नंदों के पुराने एल्बम में झांका तो देखा मेरी तस्वीर चुपचाप उसमें चिपकी हुई थी। हर रिश्ते में वही तस्वीर भेजी जाती थी और बात पक्की होते ही ननद आगे कर दी जाती थी। यहाँ तक कि शादी के दिन भी जब मेरी नंदों को मंडप में ले जाया जाता तो उनके चेहरे पर घूंघट कर दिया जाता था। मैंने वो एल्बम बंद कर दिया। मन में धीरे धीरे एक सवाल उठने लगा, अगर एक दिन सच बाहर आ जाए तो क्या होगा? इस हफ्ते जब एक और रिश्ता आया तो मेरी सास ने थोड़ा अलग तरीका अपनाया। इस बार उन्होंने मेरी तस्वीर नहीं दिखाई, बस रिश्तेदारों के सामने मुझे बोलने को कहा। उन्होंने कहा, इस बार तू ही अपना परिचय दे, लोग समझेंगे कि तुझमें आत्मविश्वास है। मैं हिचकिचाई और बोली, मेरा नाम वैशाली है, मैंने ग्रेजुएशन किया है। लेकिन मेरी सास ने मेरी बात बीच में काटते हुए कहा, हाँ, हमारी महक बहुत ही सरल स्वभाव की है, माता पिता का आदर करती है। मेरे चेहरे पर हैरानी छा गई थी, लेकिन चुप रहना सीख लिया था मैंने। इस रिश्ते के बाद जब मेरी ननद की विदाई हुई तो मैंने फिर वही दोहराया, स्वागत किया, मेहमानों की सेवा की, सब कुछ वैसे ही किया जैसे पहले। लेकिन सच में इस बार कुछ नया था। एक मेहमान ने पूछा, बहू, हर तस्वीर में तुम ही दिखती हो, लगता है जैसे इस घर की जान तुम ही हो। मैंने थके हुए शब्दों में जवाब दिया, मैं तस्वीर में हूँ लेकिन हकीकत में नहीं। शायद किसी ने सुना नहीं या फिर सुना भी था तो समझा नहीं। जब सारे मेहमान चले गए तो मेरी सास ने कहा, अब बस एक ही रिश्ता बचा है, फिर तेरी छुट्टी। मेरी आखिरी ननद सोनिया, अब उसकी बारी है। मैंने धीमे से कहा, माँ, ये छुट्टी नहीं है, शायद मेरी पहचान ही मिटा दी जाएगी। वो मेरी बात सुनकर चुप हो गई। शायद उन्हें भी एहसास हुआ कि वो क्या कर रही है, लेकिन फिर वही शब्द, वही आंखें, वही धमकी। और अगली सुबह फिर नए कपड़े, मेकअप और रिश्ता वाले। एक दिन मैंने हिम्मत की और फ़ोन उठाया, सोचा आज अपने पति को सब कुछ बता दूंगी। फ़ोन बजा, दिल की धड़कन तेज हो गई। उधर से आवाज़ आई, हाय, हाँ बोलो वैशाली, सब ठीक है। मैं एक पल को चुप रही, जैसे शब्द जी पर फंस गए हूँ। मैंने कहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। वो एक पल चुप रहा, फिर बोला, सीधी बात करो, मेरे पास टाइम कम है। मैंने कहा, यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जो तुम्हें जानना चाहिए। उसने तुरंत कहा, देखो, अगर तुम घर की बात कर रही हो तो मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। घर की औरतें खुश है तो तुम्हें भी मान लेना चाहिए। बात खत्म करो, बाद में बात करता हूँ। और फ़ोन बंद कर दिया गया। मैं हाथ में फ़ोन लिए बैठी रह गई। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला, सास अंदर आई, उसकी आंखें सीधी मेरे फ़ोन पर थी। उन्होंने पूछा, किससे बात कर रही थी? मैंने नजरें चुराते हुए कहा, मोहन का फ़ोन था, उनसे बात कर रही थी। मेरी सास ने सख्त शब्दों में कहा, मैंने पहले ही कहा था कि घर की बात अपने पति से मत करना। अगर तूने उसे फिर फ़ोन किया तो मैं तुझे तलाक दिलवा दूंगी, और तू जानती है ये काम मेरे लिए मुश्किल नहीं है। इस धमकी ने मेरी आवाज़ जैसे गले में ही दबा दी। मैं बिल्कुल चुप हो गई, जैसे किसी ने जुबान काट दी
हो। फिर मेरी सास ने कहा, नाश्ते के बाद शाम को खास मेहमान आने वाले हैं, तुझे तैयार होना है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस अलमारी से वही नई साड़ी निकाली जो मैं ऐसे मौक़ों पर पहनती थी। कमरे में आईने के सामने बैठकर बाल सजा रही थी कि दरवाजे पर मेरी छोटी ननद आकर खड़ी हो गई। वो मुझे एकटक देखती रही, फिर बोली, तुम हर बार इतनी चुपचाप कैसे तैयार हो जाती हो? मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, शायद चुप्पी ही अब मेरी किस्मत बन गई है। शाम को मेहमान आए, मर्द, औरतें और एक नौजवान लड़का। सबकी नज़रें मुझ पर टिकी थी। मैं चुपचाप बैठी रही जैसे कोई त्रासा हुआ भूत हूँ। लड़के की माँ ने कहा, यही है वो लड़की, बहुत सुंदर है और संस्कारी भी लगती है। मेरी सास ने जवाब दिया, हाँ, ये हमारी प्यारी बेटी सोनिया है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने एक पल के लिए आंख उठाकर देखा तो लड़के की नज़र मेरे चेहरे पर जमी हुई थी। बातें आगे बढ़ी और तुरंत रिश्ता तय कर दिया गया। मेरी सास ने मुझे कमरे में भेज दिया और पीछे से सारी बात पक्की कर दी। मैंने रात को हिम्मत की और अपनी सास से बात करने की कोशिश की और कहा, माँ, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। उन्होंने अपना रवैया सख्त कर लिया। मैंने कहा, माँ, बार बार ऐसा करना सही नहीं है। इस बार कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, लग रहा है कि ये लोग ठीक नहीं हैं। उन्होंने गुस्से में जवाब दिया, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि हमें सिखाओ, बस अपनी हद में रहो, जो कहा जाए वो करो और याद रखना, अगर ज़्यादा बोले तो तुम्हारी जुबान खींच ली जाएगी। मैं चुप हो गई, लेकिन दिल के अंदर एक तूफान चल रहा था। इस बार कुछ अलग था। अगली सुबह सास ने एक नई साड़ी निकाली और कहा, इसे पहनना है और फोटो भी खिंचवानी है। वो फोटो हमें उन लोगों को वापस भेजनी थी। मैंने साड़ी हाथ में ली तो हाथ कांप रहे थे। मेरी ननद कमरे में आई और धीरे से कहने लगी, वो लोग बहुत अमीर हैं। माँ कह रही थी कि ये रिश्ता हमें ऊंचाई पर ले जाएगा। मैंने पूछा, और तुम्हें वो लड़का कैसा लगा? वो चुप हो गई, फिर धीरे से बोली, भाभी, देखा नहीं। मैंने कहा, माँ ने कहा है कि उनके सामने कुछ नहीं बोलना है। फोटो खींची गई और उसी दिन लड़का और उसकी माँ फिर हमारे घर आई। इस बार सोनिया को सामने बैठा दिया गया, लेकिन उसके चेहरे पर घूंघट डाला हुआ था। मेरी सास ने जल्दी से चाय परोसी और सोनिया से कहा, बस नमस्ते कर दो और कुछ मत बोलना। सोनिया ने सिर हिलाया। लड़के वालों ने कहा, कोई बात नहीं, जो हमें दिखाया गया था हमने उसी वक्त तय कर लिया था। शादी की तारीख पक्की कर दी गई और तैयारियां शुरू कर दी गई। बाजार जाना, गहने चुनना, खाने की लिस्ट बनाना, सब कुछ मुझ पर सौंप दिया गया। एक दिन बाजार में सोनिया की सास भी थी। उन्होंने मुझे देखा और बोली, अरे, तुम तो पहली बार नहीं देखी गई हो। मैं एक पल को चौंकी, फिर खुद को संभालते हुए बोली, नहीं, शायद आपको कोई गलतफहमी हो रही है। उन्होंने कहा, बेटा, हमें जो लड़की दिखाई गई थी वही पसंद आई थी और वो तुम हो। मैंने दिल पर हाथ रखा और वहाँ से निकल गई। शाम को मैंने ये बात सोनिया को बताई और पूछा, अगर शादी वाले दिन ये सब खुल गया तो क्या होगा? सोनिया की आंखों में डर था। उसने कहा, भाभी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मी तो कह रही है कि सब संभाल लिया जाएगा, सब ठीक होगा, लेकिन अगर कुछ ठीक नहीं हुआ तो क्या माँ फिर हमें बचा पाएगी? वो कहती है कि सारे झूठ सच में बदल जाएंगे। अगर मैंने समय पर समझा तो मेरे दिल में ने तय कर लिया था कि अब कुछ करना होगा, लेकिन फिर वही बात, चुप्पी। मेरी सास ने सबको बता रखा था कि विदाई मेरे जरिए ही होगी और अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो जिम्मेदार मैं होंगी। तैयारियों का जोर बढ़ता गया। मैं हर रोज नई खरीदारी की सूची, फंक्शन और मेहमानों की व्यवस्था में लगी रहती, लेकिन हर दिन एक नया डर, एक नई धड़कन मेरे दिल में बसती थी। शादी की रात करीब आ गई थी। मैंने आईने में खुद को देखा। वही चेहरा जो हर बार किसी और के नाम पर बुक कर दिया जाता था, अब शायद वही चेहरा किसी बड़े तूफान की वजह बनने वाला था। सुबह से ही घर में बारात की हलचल थी। मेहमान आ रहे थे, हर तरफ गहमा गहमी थी। मैं हमेशा की तरह हर काम में लगी हुई थी। मेरी सास ने मुझे पास बुलाया और कहा, सब कुछ सही होना चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए और काम थोड़ा दिल से करना। मैंने सिर हिलाया, लेकिन दिल की बेचैनी कुछ और इशारा कर रही थी, जैसे एक बड़ा तूफान आने वाला हो। बारात हमारे दरवाजे पर पहुंची। बैंड बाजे के साथ फूलों की बारिश हुई। दरवाजे पर स्वागत हुआ और दूल्हे के माता पिता के चेहरे पर मुस्कान थी। मैं रसोई से हाल में आई ही थी कि दूल्हे की माँ ने मुझे देख लिया। फिर इधर उधर देखा और ऊंची आवाज़ में सोनिया की ओर इशारा करके बोली, ये कौन है? मेरी सास तुरंत आगे बढ़ी और कहने लगी, ये हमारी छोटी बेटी सोनिया है। यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद दोस्तों।